हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश का बजट देखेंगे 2025-26 का। ये बजट अभी 2 दिन पहले ही पेश किया गया है। बजट से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, घाटा, प्राप्तियां, खर्च, व्यय जो हैं, सब कुछ एक एक डिटेल में देखेंगे। सिर्फ इस ईयर का नहीं देखेंगे, हम पिछले कुछ वर्षों से उसका कंपैरिजन भी करेंगे। बजट के अलावा जो आर्थिक समीक्षा के डेटा हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय, उसको भी देखेंगे और कंपेयर करेंगे। इसके बाद देश की जीडीपी, यूपी की जीडीपी के भी कुछ आंकड़े देखेंगे। फिर जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं उनको क्या क्या आवंटित किया गया, कितना धन आवंटित किया गया, उस पर भी बात करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस मेंस तक, आज की क्लास सभी को काम आ जाएगी। और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको बजट के लिए कोई और वीडियो देखना पड़ेगा। तो ध्यान से सारी चीज़ें सुनिए, समझिए। हाँ, इसके पहले जो लोग भी बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, अगर जूनियर असिस्टेंट की कर रहे हैं, तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है बीपीओ की, जूनियर असिस्टेंट की। इनकी तो पूरी, ऑलमोस्ट पूरी क्लासेज, वीडियो क्लासेज यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की भी प्लेलिस्ट है, उसमें भी कुछ वीडियो है। मंडी सचिव की भी है, वो भी आप देख सकते हो। तो आपको आइडिया लगेगा कि हमारे पेड बैच में किस तरीके से क्लासेज कराई जा रही। चलिए बजट पर आते हैं। 2025-26, तो अभी 2025 शुरू ही हुआ है। तो ये जो बजट पेश किया गया ना, जो आपका वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल, यहां से ये लागू होगा। तो अभी ये बजट पेश हुआ है, पास होने में अभी इसको 2 महीने लग जाएंगे कम से कम। पिछली जो बजट की क्लास थी उसमें बहुत डिटेल में बताया था, खासतौर से मंडी सचिव वालों को तो कॉन्सेप्चुअल क्लासेज में बहुत डिटेल में बताया था बजट कैसे पेश होता है, कौन कौन से चरण होते हैं। इतना समझ लो कि 2 महीने लग जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। जब ये पास होगा तो लागू कब होगा? 1 अप्रैल से, और कब तक रहेगा? 31 मार्च तक। तो अभी ये लागू नहीं हुआ, ठीक है। किसने पेश किया? जब से योगी गवर्नमेंट आई है, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ही हैं और यही लगातार पेश कर रहे हैं। तो जितने साल से योगी गवर्नमेंट है, जितने बजट पेश किए, आप अनुमान लगा लेना कि कितनी बार इन्होंने बजट पेश कर चुके हैं। कुल व्यय, इस बार के बजट का कुल व्यय है 8,08,736 करोड़। अभी 2 दिन पहले न्यूज में आ रहा था जब ये बजट पेश हुआ था कि ये बजट इतना है, पाकिस्तान का कुल व्यय 5.5 लाख करोड़ है। अगर इंडियन रुपीज में निकालो, पूरे पाकिस्तान का पूरा बजट है, तो पाकिस्तान से 1.5 गुना बजट है। और अगर पिछले बजट से वृद्धि देखो तो 9.8% अधिक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका सीधा बजट के डेटा से बन जाता है, आंकड़े से, कितने करोड़ का है। दूसरा बनता है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, ठीक है। तीसरा आते हैं हम कि बजट एक्चुअली होता क्या है, कि अभी जब हम शुरुआत में रखते हैं, कोई बजट पेश करते हैं, तो वो अनुमान होता है, वो वास्तविक नहीं है। फिर जब अगले साल का बजट आएगा, उसके साथ ही अनुमान के साथ संशोधित अनुमान आएंगे, संशोधित अनुमान। और जब तीसरी साल का बजट आएगा तब इसके वास्तविक आंकड़े आएंगे। ये समझाने के लिए हमने पिछले साल के कुछ डेटा आपको दे दिए। पिछले साल का ये संशोधित व्यय है, ये वास्तविक भी नहीं है। तो पिछले साल वैसे बजट अनुमान लगाया गया था टोटल बजट का, आप लोगों को पता होगा, 7,36,437 करोड़। लेकिन व्यय कितना हुआ? 6,75,586 करोड़ पिछले वर्ष का है। कितना अंतर है अब आप लोग समझ लो। 6,75 25 यहाँ निकला, 36 यहाँ निकला, ठीक है। तो हो गया आपका 61,061 करोड़ का अंतर है, जो हम अनुमान लगाते हैं और जो संशोधित है। अभी जब वास्तविक आएगा तो 5-10 हजार करोड़ रुपए और यहाँ कम होंगे, क्योंकि हर मंत्रालय से डेटा आता है। तो इसको ऐसे मत सोच लो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, थोड़ा सा ज़मीनी हकीकत अलग है, ये ध्यान रखो। ये पिछले साल का बजट है। अब चूंकि बजट के ये अलग अलग बजट कैसे होते हैं समझो, 3 वर्ष का समझ लो। अभी 2025-26 का आया, फिर आया पिछले साल क्या आया था? 2024-25 का। उसके पिछले साल क्या, कौन सा आया था? 2023-24 का, ठीक है। तो इस वर्ष ये वाला है अनुमान। अभी जो पेश हुआ है इसमें 2025-26 का क्या लगाया गया? अनुमान। 2024-25 के संशोधित अनुमान के आंकड़े पेश किए गए इसी वर्ष, और 2023-24 के वास्तविक आंकड़े, जो वास्तविक खर्च और प्राप्ति हुई है ना, वो प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखो। बजट का राज्यों के हिसाब से कितना है? कौन सा अनुच्छेद है आपका? 202। इस अनुच्छेद, संवैधानिक अनुच्छेद 202 के तहत राज्यों में बजट पेश किया जाता है।
केंद्र का अगर देखो अनुच्छेद तो 112, इसमें बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण ये शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हर साल जब बजट पेश होता है 3 आंकड़े पेश किए जाते हैं, यूपी में भी ये पेश किए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। कुल प्राप्तियां, अब बजट में होता क्या है, बजट एक्चुअली होता है आय और व्यय का लेखा जोखा। ठीक, आय में क्या क्या होता है, एक सरकार की कमाई, जो भी कमाई हो, प्लस सरकार को जो दान में मिला, प्लस सरकार ने जो ऋण लिया, 3 चीजें होती हैं सारी प्राप्तियों में। और व्यय में तो सिर्फ व्यय होता है, चाहे वो राजस्व व्यय हो सकता है, पूंजीगत हो सकता है। जब राजस्व पूंजीगत पे आएगा तो आपको डिटेल में बताएंगे होता क्या है। ठीक है, कुल प्राप्तियां कितनी है सरकार की, 7,79,242 करोड़। यानी कि प्राप्तियां कम हैं और सरकार व्यय ज्यादा कर रही है, ये ध्यान रखो। व्यय कितना कर रही, 8,08,736 करोड़, और प्राप्तियां हैं केवल, जो सरकार को टोटल, चाहे वो ऋण लेके चाहे खुद की कमाई, सब चीज से सरकार की आय कितने की हो रही है, 7,79,242 करोड़ की। यानी कि ये घाटे का बजट है। आगे चलते हैं। 2024-25 में वास्तविक प्राप्तियां, जो मैंने बोला कि पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां इस वर्ष आ गई, वो कितनी हुई थी, 6,52,138 करोड़। और अगर पिछले वर्ष अनुमान देखो प्राप्तियों का, तो क्या लगाया गया था, 7,21,333 करोड़ हमें प्राप्त होंगे। यहां पे भी अगर आप देखो तो कितने का हो गया आपका, 69 करोड़ का आपका पूरा आंकड़ा हो गया, 69,000 करोड़। इतना हमने ज़्यादा अनुमान लगाया था कि इतने रुपए हमें प्राप्त होंगे सारे सोर्सेज से, लेकिन हमें कम कितने, 69,000 करोड़ रुपए कम प्राप्त हुए। आगे चलते हैं। राजकोषीय घाटा, यूपी का राजकोषीय घाटा, क्योंकि केंद्र ने एक लिमिट लगा रखी है कि 3%, कोविड काल में कुछ छूट दी गई थी, 3.54% तक भी हो सकता था, लेकिन अब 3%, क्योंकि FRBM एक्ट है, इसके तहत केंद्र पर भी लिमिट है। लेकिन केंद्र पर लिमिट तो है, बट केंद्र पर किसी का बाउंडेशन नहीं है, तो केंद्र अपना तो बढ़ा लेता है, घटा लेता है। राज्यों पर लिमिट लगा दी तो राज्य इससे ज़्यादा राजकोषीय घाटा रख ही नहीं सकते, तो सब लोग उसके करीब ही रख देते हैं, 2.97%। राजकोषीय घाटा क्या होता है, सरकार जो टोटल लोन लेती है उस वर्ष के लिए, टोटल लोन, वो होता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना था, 94,804 करोड़, जबकि अनुमान कम का लगाया था, घाटे ज़्यादा का हो गया, यानी लोन ज़्यादा लेना पड़ गया। पहले सोचा था कि हम केवल 86,530 करोड़ का लोन लेंगे, लेकिन खर्च ज़्यादा हो गया था। तो ये ध्यान रखो, परसेंटेज पूछता है और इसका डेटा पूछता है। अब राजस्व बचत, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो FRBM एक्ट है, यूपी का खुद का FRBM एक्ट है 2024, ये 2004, उत्तर प्रदेश FRBM एक्ट 2004 है, ध्यान रखना। तो इसके अनुसार राजस्व घाटा तो 0 करना है, बहुत पहले करना था, और राजकोषीय घाटा 3% से नीचे रखना है, 3% से नीचे रखा है। ये आंकड़ा देख के मैं चौंक गया, यूपी का राजस्व घाटा बहुत सालों से, घाटा तो है ही नहीं, राजस्व सरप्लस है, यानी कि राजस्व में बचत कर लेता है यूपी, घाटे में नहीं जाता है। राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व प्राप्ति माइनस के राजस्व व्यय। तो यूपी हमेशा राजस्व व्यय बहुत कम होता है, यूपी का प्राप्तियां ज्यादा होती हैं। और कितनी है बचत इस बार, 79,516 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इतना इसका क्या है, राजस्व बचत है। अब इस राजस्व के पैसे को ये कहाँ खर्च करेगा, पूंजीगत प्राप्तियों पर, पूंजीगत व्यय पर। और जब पूंजीगत व्यय पर कोई चीज खर्च होती है तो उसमें कोई ना कोई संपत्ति बनती है, चाहे वो रोड, सड़क, ये सब, कंपनी बना लो कोई। प्रारंभिक घाटा, अगला देख लेते हैं डेटा। यूपी केवल एक बार इसका राजस्व घाटा हुआ था बचत की जगह, कब, 2020-21 में, वो भी हल्का सा, 1 या 2,000 करोड़ का, 2020-21 में, क्योंकि उस टाइम कोविड आया था, बहुत ज़्यादा राज्यों के और देश के खर्चे बढ़ गए थे। अब आते हैं प्रारंभिक घाटा पर। प्रारंभिक घाटा वो होता है जब हम ब्याज अदायगी को निकाल देते हैं, किस में से, राजकोषीय घाटा में से। यानी कि राजकोषीय घाटा में से ब्याज के लिए जो हमें पे करना होता है वो निकाल देते हैं।
क्योंकि बहुत सरकारें क्या है, केंद्र का तो ब्याज अदायगी का प्रतिशत 25% के आसपास चला जाता है, जो लोन ले रखा है दुनिया भर से, बाजार से, देश से बाहर से। सेम राज्यों का होता है कि राज्य ने, यूपी का जैसे ब्याज अदायगी का है 64,000 करोड़ के आसपास, ये हटा दोगे आप कहाँ से, 94,000 में से, नहीं ये वाला कौन सा है, 91,000 में से, ये मैंने अप्रोक्सीमेट बता दिया, इतने के आसपास है, तो ये आपका कितना बच जाता है, 27,303 करोड़ प्रारंभिक घाटा है आपका। और पिछले वर्ष ये कितना था, 41,000 करोड़ का था प्रारंभिक घाटा। अगला आ जाते हैं, कुल राजस्व प्राप्तियां, राजस्व से सरकार की जो टोटल आय हो रही है वो कितनी है, 6,62,690 करोड़, जिसमें से कर के माध्यम से जो राजस्व प्राप्तियां वो है 5,50,172 करोड़, और गैर कर राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं, 1,12,518 करोड़। आगे आ जाते हैं, राजस्व का मतलब होता है कोई भी राजस्व व्यय हो, उसका सिंपल सा मतलब है कि आपने उन चीज़ों पर खर्च किया जिन चीज़ों का आप दोबारा कोई उपयोग नहीं कर सकते, जैसे वेतन, पेंशन, भत्ते, सब्सिडी, है ना, ये सारी चीज़ों पर खर्च हो गया। और जो पूंजीगत व्यय होता है वो होता है या तो आप संपत्ति खरीदोगे या लोन दोगे किसी और को, है ना, या किसी को आप लोन दे दोगे तो भी आपको वापस मिलेगा, संपत्ति खरीद लोगे तो कभी ना कभी बेचना, अगर जरूरत पड़ी तो बेच दोगे तो पैसा मिल जाएगा। अब आते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां भी दो माध्यम से होती हैं, या तो सरकार अपनी संपत्ति बेचे तब उसको पैसा मिलेगा तो उसे बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति, या फिर वो लोन ले ले किसी से तो उसे बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। लेकिन अगर सरकार को ब्याज मिल रहा है, जो सरकार ने लोन दिया था उस पर ब्याज मिल रहा है तो वो राजस्व प्राप्ति कहलाता है। मूलधन मिलता है तो वो पूंजीगत में आ जाता है, ब्याज मिलता है तो वो राजस्व में आ जाता है, बस इतना ध्यान रखो। तो पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं, 1,16,551 करोड़ है। उधार और अन्य देयताएं जो उधार सरकार ले रही है वो कितनी है, 1,13,303 करोड़। इसका मतलब है केवल 3,000 करोड़ सरकार संपत्ति वगैरह इधर उधर करके कमा रही, बाकी ये लोन से पूंजीगत प्राप्तियां ऐसे मिल रही हैं। राजस्व व्यय कितना है सरकार का, 5,83,174 करोड़। एक चीज मैंने देखी कि अधिकतर राज्य क्या है ना, उनका राजस्व घाटा बहुत होता है, सरप्लस तो वो होते नहीं है। यूपी सरप्लस है, 79,000 करोड़ रुपए, सोचो ये बचा रहे हैं। सिंपल सा मतलब है कि वेतन पेंशन, सर्वाधिक तो वेतन पेंशनों पे खर्च होना है, यूपी पे नहीं होता है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब सरकार ज़्यादा देती नहीं है कि ये चीज़ हमारी बचेगी। पूंजीगत व्यय कितना है, 1,65,242 करोड़। टोटल बजट का कितना हो गया ये, 20.5%, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और आंकड़े देखते हैं इसके बारे में। जैसा मैंने बताया कि 202 संविधान का अनुच्छेद है जो राज्यों के लिए बजट का प्रावधान करता है। वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि केंद्र की जो आकस्मिकता निधि होती है, वो निधि जिसमें पैसा रखा जाता है राज्यपाल की सहमति से, अनुमति से, जिसके लिए वोटिंग, वैसे क्या होता है कि जो आपकी समेकित निधि होती है जिसमें सारा पैसा रहता है, उससे आप तभी पैसा निकाल सकते हो जब राज्य का विधानमंडल उस पर वोट दे दे, उसको पास कर दे। अब कभी कभार कोई आकस्मिक आपदा आ गई तो राज्य के विधानमंडल से तुरंत वोटिंग तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो ये एक निधि बनाई गई है जिसको पहले से ही मान्यता मिली होती है, मीन्स विधानमंडल पहले से ही पास करके रखता है कि ये आप कभी भी खर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये यूपी की 600 करोड़ है जबकि केंद्र की 500 करोड़ होती है, इंपॉर्टेंट है। सकल कर प्राप्तियां, कर के द्वारा टोटल प्राप्तियां अपॉन सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसका मतलब कर जीडीपी अनुपात, एसजीडीपी, स्टेट जीडीपी अनुपात यूपी के मामले में कितना, 17.9% होने का अनुमान है। पिछले वर्ष यह 16% था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टोटल जीडीपी का एक वर्ष में कर प्राप्त हो जाएगा 17.9%, जबकि देश के मामले में ये कर जीडीपी अनुपात केवल 12% है। ऋण जीडीपी अनुपात, जो यूपी ने ऋण ले रखा है, अब ऋण कहाँ, राज्य कहाँ कहाँ से ऋण लेते हैं, सबसे ज़्यादा ऋण तो लेते हैं केंद्र से, केंद्र सरकार से हो गया, बाजार से उठाते हैं, कुछ इंटरनेशनल बैंक वगैरह दे देते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक दे देता है यूपी में, कई परियोजनाओं को दे रहा है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें। कर जीडीपी अनुपात कितना है? 30.8% है 2024-25 में, पहले बहुत ज्यादा था, ठीक है, 36% था आज से 4-5 साल पहले, अभी ये कम किया है। 2025-26 में इसका अनुमान है और कम होके ये कितना हो जाएगा? 29.4%। यूपी बजट 2025-26 में रुपया कैसे आएगा, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा यूपी की प्राप्तियां किस माध्यम से होती हैं। तो यूपी कुछ एक राज्यों में से एक है जिसके स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा इसके टोटल प्राप्तियों में सर्वाधिक है, वो है 37.4%। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? 32.4%। जो इनका टोटल 100 रुपये अगर यूपी को मिल रहे हैं, बजट में 100 रुपये हैं, तो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? तो 37.4 रुपये आएंगे यहाँ से, फिर केंद्रीय करों में राज्यांश से आएंगे 32.4%। लोक ऋण जो ऋण से ले रहा है वो कितना है? 12%, 1.2 नहीं है ये, एक मिनट, इसको 12% कर लेना। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार से जो अनुदान मिलता है वो कितना हो गया आपका? 11.1%। और कर भिन्न राजस्व होता है, कर के अलावा राजस्व क्या होता है? जो यूपी के खुद के सरकारी उपक्रम है, सरकारी कंपनियां हैं, वो भी तो कमाई करके देती हैं सरकार को, वो कितना है? 3.1%। अब रुपया खर्च कहाँ होता है? अगर 100 रुपये खर्च होगा इस बजट में तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? 20 रुपये तो पूंजीगत व्यय पर होगा, जो मैंने बताया 1,65,000 करोड़ का, तो उसमें तो पूंजीगत संपत्तियां बनेंगी। वेतन पर 12.4%, पेंशन पर 11.2%। दो तरीके की वेतन होती है, एक सरकारी, ये तो है सरकारी सेवकों की, एक होती है गैर सरकारी सेवक हैं लेकिन वो क्या है? सहायता प्राप्त हैं, वहां भी सरकार पैसा देती है, तो उस पर भी ठीक ठाक पैसा खर्च होता है। सहायता प्राप्त संस्थाओं को वेतन ये है 9.8%। ब्याज अदायगी पर 7.9%। स्थानीय निकायों को, ये इंपॉर्टेंट है बीपीओ वालों के लिए, जो स्थानीय निकाय होते हैं उनको राज्य का जो टोटल बजट है उसका कितना जाएगा? 3.3% हिस्सा जाएगा। यूपी सरकार ने कुछ सहायता अनुदान भी दिया, ये तो जाएगा, ये तो इनका हक बनता है, ठीक है, देना ही पड़ेगा। यूपी सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय को कितना? 5,273 करोड़ रुपए सहायता अनुदान दिया है। और पंचायती राज संस्थाओं को कितना दिया है? यानी कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत को 8,226 करोड़। आगे आते हैं, अब कुछ और डेटा देखते हैं जो इनका बजट में इन्होंने दिया है अपनी वेबसाइट पे, वहां से बता रहा हूँ। नीति आयोग ने एक इंडेक्स निकाला था फिस्कल, ठीक है, राजकोषीय हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2022-23 सारे राज्यों का था। इसमें उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना था? 45.9, फ्रंट रनर श्रेणी में था ये। 2014 से 2019 तक ये स्कोर केवल 37 था, कितना बढ़ गया ये देखिए। आगे आते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय कितना है? 2018-19 में 4.9% था, अब ये बढ़कर कितना हो गया? 6.5%। कोविड काल में मांग की जा रही थी कि जीडीपी का जो है कम से कम 2.5%, जीडीपी अलग होता है, बजट अलग होता है, जीडीपी बजट से कई गुनी ज़्यादा होती है, ठीक है, कम से कम देश के मामले में 2.5% से ज़्यादा व्यय होना चाहिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर, जो कि हमारा 1.6% के आसपास है इस टाइम। देश के राज्यों की स्वयं की कर प्राप्तियां, पूरे राज्यों की, उसमें उत्तर प्रदेश का अंश 2024-25 में कितना है? 11.6%, बहुत इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र के बाद यूपी दूसरे स्थान पर था। अब प्रदेश का ऋण देख लेते हैं। जैसा मैंने बोला था कि पहले 36.7% था 2016-17 में, जब सरकार इनको मिली थी, 2017 में जब इनकी सरकार आई थी बीजेपी की तब। और आज राज्य का जीडीपी और कर का अनुपात कितना हो गया है? 30.4%। कर जीडीपी, कर अपन एसजीडीपी, स्टेट की जीडीपी। तो इसमें क्या हुआ है कि अगर जीडीपी के आंकड़े देखोगे तब आपको समझ में आएगा, इसमें लोन कम नहीं हुआ है, लोन तो बढ़ रहा है लगातार, जीडीपी और ज़्यादा गति से बढ़ गई। 2017-18 में 12.89 लाख करोड़ थी जीडीपी और 2024-25 में इसका अनुमान कितना है? 27.51 लाख करोड़। इंपॉर्टेंट है इतने होने की। ये सारा डेटा जो है बाहर डेटा आता है अलग अलग न्यूज के माध्यम से, करंट अफेयर्स में वो अलग होता है, ये वो डेटा दे रहे हैं, इसको मोस्ट ऑथेंटिक मानना, क्योंकि ये सरकार ने अपने खुद के आंकड़े में विधानमंडल में पेश किया है, तो इसको नहीं नकार सकता कोई, ठीक है। तो ये अगर देखो, हम जीडीपी को अगर देखें तो जीडीपी 2 गुने से ज़्यादा बढ़ गई, तो
तो कर तो केवल ही थोड़े 6% ही कम हुए, लोन मतलब। आगे आते हैं, 2025-26 में राज्य का कर संग्रह का लक्ष्य रखा है राज्य ने, तो सर्वाधिक किस किस चीज से रखा है? राज्य ने बोला कि उसका जो स्वयं का जीएसटी है, वस्तु एवं सेवा कर प्लस जो स्वयं का वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, राज्य वैट, इससे उसे कितना कमाना है? 1,30,30,425 करोड़। आबकारी जो शुल्क है उससे कितना कमाना है? 63,000 करोड़। स्टाम्प एवं पंजीकरण से 38,150 करोड़ और वाहन कर से 14,000 करोड़। तो ये सर्वाधिक जो राज्य के खुद का कर राजस्व है उनमें जो सर्वाधिक योगदान देने वाली 4 मदें हैं वो यहाँ पर लिखती हैं। बजट में जो नई योजनाओं की घोषणा हुई है वो कितने की? 28,478 करोड़ रुपए की। इसमें मैक्सिमम पैसा कहाँ खर्च होगा? इंफ्रा पर। 4 एक्सप्रेस वे की बात की है इन्होंने नए, लेकिन बहुत सारे इसमें छोटे छोटे एक्सप्रेस वे, लिंक एक्सप्रेस वे। आगे चलते हैं, राज्य तथा देश की जीडीपी वृद्धि दर 2023-24 में तुलना कर लेते हैं। भारत की कितनी थी? 9.6%। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 11.6%। ये चालू कीमतों पर होगी। आगे चलते हैं, हाँ ये मंडी सचिव का बैच है। अगर आप लोगों में से कोई भी तैयारी करना चाहता है मंडी सचिव की, वो शॉर्टलिस्टेड है। बड़े आराम से यहाँ पर तैयारी कीजिए, वीआईपी तरीके से तैयारी हो रही है आपकी। जो आपका एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्पेशल सब्जेक्ट है उस पर 16 क्लासेज ऑलरेडी आ गई हैं, 8 से 10 क्लासेज और आएंगी, ये बेस्ट तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ में कंप्यूटर पर वैल्यू एडिशन चल रहा है, ये भी पीडीएफ दे दी जाएगी आप लोगों को, फिर यूपी स्पेशल पर भी हो जाएगा। लास्ट में हम आ जाएंगे आपके जीएस, मीन्स 10 मार्च के बाद जीएस और हिंदी पर काम होगा, फाइनली आपका रीजनिंग पर ये बैच खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों की शिकायत है कि फीस थोड़ा ज़्यादा है। देखो ध्यान रखो, इसमें कंटेंट जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, जीएस अगर प्रोवाइड हो गई तो जीएस अगर आपने ये पढ़ ली तो यूपी पीसीएस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये लेवल भी उतना है, दूसरी चीज़ ये लिमिटेड सीट बैच है तो ये फीस बड़ी ही नॉमिनल है उस हिसाब से। अब आते हैं बैच ज्वाइन कैसे करना है, तो आपको जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर, तो ऐप मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप के अंदर अलग से एक ऑप्शन आएगा स्टोर, वहाँ से जाओगे आप तो सारे बैच दिख जाएंगे जो यहाँ चल रहे हैं, उसमें मंडी सचिव खोज के आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच की रिसिप्ट आपको भेज देनी है इस नंबर पर, तो आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा मंडी सचिव के। कोई क्वेरी है तो भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। आगे चलते हैं, फिर से आंकड़ा देखते हैं। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो 2016-17 में कितनी थी? 52,671। 2023-24 में कितनी हो जाएगी? मतलब हो गई, अब तो इसके आंकड़े आ गए होंगे, 93,514 रुपये। सारे मार्केट प्राइस पर हैं, स्थिर कीमतों पर नहीं है। आगे चलते हैं, बजट में व्यय और स्थापना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहाँ पर अनुमानित है 22% के लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। शिक्षा पर 13%, इसी साल के बजट की बात हो रही है जो 2025-26 का है। कृषि और उससे संबंधित सेवाओं पर 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर 6%, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं 4%। फिर बजट से संबंधित कुछ तथ्य और योजनाएं जानते हैं। यूपी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 को एक अभियान चलाया, जीरो पॉवर्टी अभियान। आपके करंट में भी अक्टूबर के आ गया था ये। जो लोग भी करंट अफेयर्स की क्लासेस जिसने नहीं देखी हैं, यूपी करंट करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जनवरी 2024 से लेके अक्टूबर 2024 की क्लासेज आ गई हैं। इतनी डिटेल में कराएंगे कि कोई भी परीक्षा यूपी की दे रहे हो इससे बाहर नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस योजना को 250 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसका लक्ष्य क्या है योजना का? कि हर गांव में, हर पंचायत में जो सबसे गरीब परिवार हैं, 10 से 20 ऐसे परिवारों को चिन्हित करना, उन्हें बाकी सारी योजनाओं का लाभ देना, कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़े तो वो चीज़ करना, और इनकी आय को 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष तक बढ़ाना। ठीक है, फिर अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 2024-25 में 10 लाख कृषकों को इसके तहत सहायता दी गई। पीएम कुसुम योजना 2024 में कितने? 22,089 सोलर पंपों की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब लागू हुई थी? 14 सितंबर 2019 से।
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को सम्मिलित किया गया। एक योजना चलती है बीसी सखी योजना। क्या उद्देश्य इसका? कि ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए ये चलती है। बीसी सखी मतलब बैंक सखी। लखपति महिला योजना, इसमें जो योजना के अंतर्गत जो कार्रवाई हुई उसके तहत 2 लाख से अधिक यूपी की ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी की श्रेणी में आ गई हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये योजना तो बहुत फेमस है, 2016 में आई थी। सिलेंडर दिया जाता है। एक और उज्ज्वला है जो महिलाओं की, अगर जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण से संबंधित है, उज्ज्वला उसका भी नाम है। तो इस योजना के तहत यूपी में अब तक 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। फिर रोजगार से संबंधित देख लेते हैं क्या तथ्य हैं। मनरेगा के अंतर्गत 2024-25 में 26 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। इन्होंने उससे ज़्यादा कर दिए। 8 जनवरी 2025 तक कितने 27.40 करोड़ मानव दिवस। मानव दिवस क्या होते हैं? अगर आप लोगों ने बेरोजगारी वाला टॉपिक पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स की क्लास भी इसी चैनल पर पढ़ी हुई है। हेड काउंट होता है। हेड काउंट क्या होता है? अगर आपको 0 से 1 से 4 1 घंटे से कम समय मिला तो उसको 0 माना जाता है, ठीक है। 1 से 4 आवर का काम मिला है अगर तो हाफ माना जाएगा। और 4 से 8 घंटे का अगर आपको काम मिला है, मतलब 4 घंटे से ज़्यादा और 8 घंटे के बीच में, तो उसे 1 हेड काउंट करते हैं, 1 मानव दिवस मानते हैं। इस दौरान मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता कितने प्रतिशत थी? 42%। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से बीपीओ वालों के लिए, कि मनरेगा में यूपी में महिलाओं की सहभागिता कितनी है? 42%। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत यूपी में कितने खाते खोले गए? 9.52 करोड़ खाते, देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 6.52 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2.28 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। अटल पेंशन योजना 1.12 करोड़ नामांकन। आगे चलते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में टोटल इस टाइम 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 44 राज्य सरकार के हैं। अदर जिलों में भी बन रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज हो। और 36 निजी हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। 2 एम्स भी उत्तर प्रदेश में है। 3 जिले जो है महाराजगंज, संभल और शामली, यहाँ पर नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। इसमें भी यूपी पहले पर है। मनरेगा के लिए 2025-26 के लिए लक्ष्य रखा गया कि अब हमें कितने 34 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना है। और कितने रुपए दिए गए? 5,372 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया। अब ये सारी योजनाएं जो मेन है उनके लिए कितना बजट दिया गया उस पर बात हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 482 करोड़। मुख्यमंत्री आवास योजना, ये थोड़ा सा डेटा ना गलत होगा, 1 मिनट, इस डेटा को सही कर लेना। ये है आपका 4,882 करोड़। फिर अगला है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। मुख्यमंत्री की भी चल रही, जो इस योजना में कवर नहीं है उनके लिए वो है 1200 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना दिया गया यूपी में? 1088 करोड़। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के लिए कितना है? 427 करोड़। आगे चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2045 करोड़। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटली लाइब्रेरी की स्थापना करनी है, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी की, इसके लिए कितना है? 454 करोड़। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम भी बनेंगे, ओपन जिम भी बनेंगे, इसके लिए 125 करोड़। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, ये बीपीओ वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 85 करोड़। पीएम कुसुम योजना के तहत 509 करोड़। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत 203 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 700 करोड़। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, वो बच्चे जो कोरोना काल में अनाथ हो गए थे उनके लिए है, ये 252 करोड़। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 100 करोड़। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 550 करोड़। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 1050 करोड़। जल जीवन मिशन, क्योंकि अब इसको पूरा करने का समय आया, 2024 इन्होंने डेडलाइन रखी थी, अब ये पूरा नहीं हुआ, तो इसके लिए ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, 4500 करोड़।
मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 1100 करोड़। राज्य की खुद की जो स्मार्ट सिटी योजना है 400 करोड़। आगे उत्तर प्रदेश में जो वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना चल रही है उसके तहत अब प्रति लाभार्थी को 1000 रुपये दिए जाते हैं पेंशन के रूप में। पर्यटन क्षेत्र में क्या बात हुई है, 2024 में जनवरी से दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने 65 करोड़ पर्यटक आए, घरेलू प्लस विदेशी मिला के, जिसमें से विदेशी पर्यटक कितने हैं 14 लाख। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना, अगर इस बार ये चीज हो जाए कुंभ की वजह से, इस साल का डेटा देखना, ये इससे कम से कम नहीं तो 65 करोड़ तो अभी कुंभ में ही पार कर गया होगा उसके और कम समय में। ठीक है, मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना कितना है 400 करोड़ रुपये। पिछले वर्ष भी चूंकि राम मंदिर का उद्घाटन वगैरह हुआ था तो इसलिए उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा पर्यटक आए होंगे। वन एवं पर्यावरण क्षेत्र, ये सब लोगों को पता होगा, यूपी में वन और वृक्षावरण दोनों मिला के 9.23% था। इस वर्ष की वन स्थिति रिपोर्ट आ गई, उस पर अभी क्लास आएगी, नहीं देखी अभी मैंने क्या है, लेकिन इन्होंने इसमें डेटा दिया है कि कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना हो गया 9.96%, क्योंकि हर वर्ष 34, 35, 36 करोड़ इतने क्या पेड़ लगा देते हैं बारिश के जस्ट पहले। तो बोले हैं कि वृक्षावरण में वृद्धि पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। 2018 में बाघों की संख्या यहाँ पर कितनी थी 173, 2022 में बढ़कर कितनी हो गई 205। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये आप लोगों को करंट में मैंने पढ़ाया था, इसको TX2 का दर्जा मिला है। TX2 का दर्जा तब मिलता है जब पिछले 4 वर्षों में, नहीं पिछले वर्षों में 10 वर्ष का था टारगेट, इन्होंने 4 वर्षों में ही टाइगर की संख्या दोगुनी कर दी थी। तो जो भी टाइगर की संख्या दोगुनी करते हैं उसे TX2 का दर्जा मिलता है। यहाँ पर आपका बजट से संबंधित सारे तथ्य समाप्त हो गए हैं, इससे बाहर नहीं लगता है कि कुछ भी जाने की संभावना है। ये हमारा BPO का बैच चल रहा है, अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर ज्वाइन करके तैयारी आपकी बहुत स्पीडअप हो जाती है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये बेनिफिट्स हैं। GS रेवोल्यूशन सर्च करना है आपको प्ले स्टोर पर, ऐप से ही बैच ज्वाइन कर लेना है। अगर डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो ये भी प्रोसेस है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। बाकी जूनियर असिस्टेंट का भी बैच चल रहा है और फॉरेस्ट गार्ड का। जो लोग भी यहाँ से पढ़ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि अगर अच्छी तरीके से उन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं, हेल्पफुल हैं, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि शेयर करते रहें सारी चीज़ों को। आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी कनेक्टेड है उसे बताते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।